गुड इवनिंग एवरीवन। आज सबको हम लोग बताने जा रहे हैं इस पार्टिकुलर सेशन में। मैं जो डिस्कस करने के लिए आया हूं ये बच्चों की ही स्पेशल डिमांड पे मैं ये डिस्कस कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लास्ट 20 डेज में अब क्या करें। हम सब लोग को ये पता है कि जिस चीज़ के लिए हम इतने दिनों से काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो है तुम्हारा एनडीए। और यहाँ पे अब मैं सीडीएस को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो एनडीए और सीडीएस के बच्चे जो कि जुड़े हुए थे काफी दिनों से हमारे साथ में और जो प्रिपरेशन कर रहे थे अप्रैल 21 के पेपर के लिए, अब वो टाइम आ गया है जब हमारे पास में 20 दिन रह गए हैं। और इस समय बच्चों के मन में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है कि सर अब इन 20 दिनों में फाइनली हमें क्या करना है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं तुम लोग को यही बताने के लिए आया हूं, बच्चों के ही स्पेशल डिमांड पे, कि इन आखिरी 20 दिनों में जो भी बच्चा एनडीए या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है उसको क्या क्या करना है, और उससे ज़्यादा जरूरी है कि उसको क्या क्या अभी नहीं करना है। क्योंकि कई बच्चों को ये तो पता होता है कि उन्हें क्या एग्जैक्टली करने की जरूरत है। देखो, ये हमें बचपन से ही बताया गया है कि एग्जाम से पहले हमें क्या करना चाहिए, लेकिन शायद ये एक कमी रह गई है कि हमें किसी ने ये नहीं बताया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर में हम इन दोनों एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। दोनों ही एनडीए और सीडीएस के बच्चे जो भी हैं वो इस पार्टिकुलर वीडियो को जरूर देखें। और इसमें से जो जो बातें, देखो कुछ बातें तुम लोगों ने शायद पहले भी सुनी होगी, मैं रिपीट भी कर सकता हूं उन बातों को, लेकिन कुछ बातें जरूर ऐसी होंगी जो शायद तुम पहली बार सुनोगे और तुम्हें बहुत अजीब सा भी लग सकता है। क्योंकि हो सकता है मेरी कोई बात तुम्हें ऐसे लगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें आज तक जिसने भी गाइड किया उसने तो ये बोला है। अब सर किस एक्सपीरियंस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं और मैं सर की बात क्यों मानूं? तो ये अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान ने आके सपने में कुछ बोल दिया और बोला कि तुम सारे बच्चों को ये चीज बता दो जो कि गलत है और मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 17 साल से एनडीए और सीडीएस के बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं, उनको गाइड करता आ रहा हूं। और मैं अपने आप को आज इंट्रोड्यूस कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये चीज़ नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं हूं और मेरी जो भी वीडियोस हैं वो यूजुअली मेरे चेहरे के बिना है। तो काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता होगा कि ये कौन सा टीचर है जो अपना नाम तो शेखर सिंह लिख रहा है, लेकिन ये है कौन। तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूं, सो दैट तुम मुझे एटलीस्ट सुनने लायक समझो। तो मैं एनडीए और सीडीएस के बच्चों को गाइड करता हूं, पढ़ाता हूं, स्पेसिफिकली मैथ्स। और मैं जुड़ा हुआ हूं 17 साल से द कैवेलियर इंस्टीट्यूट रजौरी गार्डन के साथ में, और 17 साल से मैं इसी इंस्टीट्यूट पे ही काम कर रहा हूं। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्हें इतने सालों में मैंने गाइड किया है इन मैथमेटिक्स, जिससे उन्होंने अपना रिटर्न क्लियर किया। ऑब्वियसली एसएसबी के लिए मैंने कोई गाइडेंस नहीं दी है उनको, उसके लिए हमारी टीम अलग है, रिटायर्ड कर्नल्स और जनरल्स की, तो वो काम करते हैं। तो इतने सालों के पढ़ाने के एक्सपीरियंस के बाद ये आखिरी 20 दिन बच्चों को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इसी के बारे में बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो एक एक करके पॉइंट बना लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे एक तो तुम्हें डर जरूर लग रहा होगा। कई बार तुम्हारे दिमाग में ये भी फीलिंग आ रही होगी कि पता नहीं मैं कुछ जानता भी हूं या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत नॉर्मल सी फीलिंग है। जो कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसके दिमाग में ये फीलिंग एक टाइम के बाद आना बहुत ही स्वाभाविक है। वो ये सोच के बैठ जाता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आसपास बहुत सारी चीजें चल रही होती है। अगर तुम कोई भी सोशल मीडिया में चले जाओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चले जाओ, तो तुम्हें बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी बातें बता रहे होंगे। और बहुत सारी जगह तो अभी मैराथन भी चल रहा होता है, हेल मंथ या जो भी है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है जिसमें क्विक रिवीजन करवा रहा गया होता है बच्चों को। तो तुम्हारे लिए जो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं वो यही है कि सेल्फ रिवीजन से बेटर कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब तुम उसको सेल्फ रिवीजन के बेसिस पे कर रहे हो। लेकिन तुम में से कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर जब हमें कुछ पता ही नहीं है एग्जाम के बारे में तो ये सेल्फ रिवीजन हम कैसे करें? देखो, सेल्फ रिवीजन करने के लिए आज से अगर हम
6-7 साल पहले चले जाएं, तो ऐसा नहीं है कि वहां एनडीए और सीडीएस का एग्जाम तब कंडक्ट नहीं होता था। तब हमारे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने डेवलप नहीं थे, ना कोई टीचर होता था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके तुम्हें ये सारी चीजें बताता था कि ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। तुम तब के सिचुएशन को इमेजिन करके सोचो कि उस समय जो बच्चा क्रैक करता होगा, क्या वो सेल्फ रिवीजन करता होगा या कहीं और से कुछ सीखता होगा। तो तुम्हें इसका आंसर सोचने पे तुम्हारा दिमाग मजबूर हो जाएगा कि यार ये बात तो सही है। आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं तो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तुम्हें कोचिंग दे रहा था। वहां पे जो भी बच्चे थे वो पढ़ने के लिए ऑफलाइन में ही आते थे, वो टीचर से ही पढ़ते थे, वो मैथ्स के टीचर को ढूंढते थे, वो साइंस के टीचर को ढूंढते थे, और जो टीचर उन्हें क्लासरूम में बताता था वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते थे। तो क्या एग्जाम तब वो क्लियर नहीं करते थे? तब क्या उनको इस तरह से क्विक रिवीजन की जरूरत होती थी किसी टीचर से? और अगर होती थी तो वो अपने कंसर्न टीचर से वो करवा लेता था। और टीचर भी एक टाइम के बाद तुम्हें यही बोलेगा कि तुमने जो भी पढ़ाई अभी तक की है, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम उसके सेल्फ रिवीजन पे ध्यान दो। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर मैंने तो की ही नहीं है पढ़ाई, तो मैं सेल्फ रिवीजन करूं कैसे? तो अब ये वो वाले बच्चे हो गए जो +2 में अभी जस्ट पास आउट होने वाले हैं, जिन्होंने अभी बोर्ड का एग्जाम लिखा है। ये उन बच्चों की बात हो रही है। अदरवाइज जो बच्चा एनडीए को टारगेट कर रहा है वो पिछले 6 महीने से या 1 साल से पढ़ाई कहीं ना कहीं जुड़ के कर रहा होगा, तो उन बच्चों के लिए तो सेल्फ रिवीजन करना जरूरी है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि एनडीए में क्या आता है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली मैं ये बोलूंगा कि तुम प्रीवियस पेपर्स को स्टडी करना स्टार्ट करो, जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं पीवाईक्यू। क्योंकि हर ये बच्चा जो एनडीए का पेपर देने जा रहा होता है या सीडीएस का पेपर देने जा रहा होता है, उनको ये एटलीस्ट पता होता है कि तुम्हारे पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, कितना कितना पूछा जाता है, और कितने टाइम के लिए वो एलोटेड होता है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, पॉजिटिव मार्किंग क्या होती है, ये हर वो बच्चा जानता होगा जो एनडीए या सीडीएस का एग्जाम देने जा रहा है। तो तुम्हें जरूरत क्या है, क्योंकि तुमने +2 में तो पढ़ाई की हुई है, तो तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम्हारे पेपर में एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस पैटर्न में पूछे जाते हैं, और उसके लिए तुम्हारे पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए विद सॉल्यूशन। क्योंकि जब तुम इसको स्टडी करोगे तब तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें मेन एरियाज कौन से होते हैं। और अगर तुम पीवाईक्यू को ध्यान से स्टडी करोगे एक प्रॉपर बुक से, तो वो तुम्हें ये भी गाइडेंस देगा, वो तुम्हें ये नॉलेज भी देगा कि तुम्हारे जितने भी सेक्शंस बने हुए हैं मैथ्स में, उन पार्टिकुलर सेक्शंस में किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनडीए मैथ्स की बात करूं, तो एनडीए मैथ्स के अंदर में तुम्हारे टोटल 4 सेगमेंट्स होते हैं। ये तो हर वो बच्चा जानता होगा जो अभी 20 दिन के बाद एनडीए का एग्जाम देने जा रहा है। और वो सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आ गया उसके अंदर में ट्रिगो, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा कैलकुलस, और सबसे लास्ट में आ जाता है तुम्हारा अलजेब्रा। तो तुम्हारा जो भी मैथ्स है एनडीए का वो इन 4 सेगमेंट्स में बटा हुआ है, और ये 11th 12th के मैथ्स को कंटेन करता है। वेटेज की अगर बात करें तो ट्रिगो 15 से 20 क्वेश्चंस कैरी करता है, कोऑर्डिनेट 20 से 25, कैलकुलस थोड़ा वेरिएशन रखता है, ये भी 20 से 25 से, कई बार थोड़ा आगे भी जा सकता है, और बाकी 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरा का पूरा अलजेब्रा टॉपिक कवर करता है। तो इतनी बात तुम्हें पीवाईक्यू को देखने के बाद पता चल जाएगी। अब ये पता चलने के बाद जो नेक्स्ट थर्ड काम तुम्हें करना है, जैसे पहला मैंने क्या बोला कि सेल्फ रिवीजन पे ध्यान दो। तुम्हें अगर कोर्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो तुम पीवाईक्यू से पा सकते हो, और पीवाईक्यू को स्टडी करोगे तो उसमें डेफिनेटली बताया गया होगा कि तुम्हारा सपोज एनडीए मैथ्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो किस सेगमेंट से कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब तुम जब पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को करने जाओगे तो 2 चीजें हो सकती है, तुम्हें वो क्वेश्चंस ज्यादा लगेंगे क्योंकि तुम में से कोई भी बच्चा फॉर द फर्स्ट टाइम ही ऑब्जेक्टिव पेपर अटेंड कर रहा होगा, क्योंकि इससे पहले +2 में तुमने जो भी पेपर दिया होगा वो सब्जेक्टिव नेचर का होगा। वहां पे तुम्हारे स्टेप्स मैटर करते थे, वहां पे तुम्हें सब दिखाना पड़ता था। यहां पे तुम्हें क्या करना है कि 120 क्वेश्चंस हैं और उसको तुम्हें 2.5 घंटे के अंदर में फोड़ना है या करना है। 150 मिनट तुम्हारे अलॉटेड हैं 120 क्वेश्चंस के लिए। तो तुम्हें स्टेप नंबर 4 ये जानने की जरूरत है कि इन चारों सेगमेंट्स में से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट क्या है।
क्योंकि जब तुमने प्लस टू में पढ़ाई की होगी तो डेफिनेटली तुम्हारे कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे होंगे और कुछ टॉपिक्स बहुत बुरे होंगे, या ज्यादातर टॉपिक्स बुरे होंगे, कुछ टॉपिक्स अच्छे होंगे। तो वहां पे तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे कौन से टॉपिक स्ट्रांग है और कौन से टॉपिक वीक है, और तुम्हारे पेपर के हिसाब से जो वेटेज मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। सपोज कर लो कोई बच्चा बोलता है कि मुझे अलजेब्रा बहुत अच्छे से आता है, तो तुम अलजेब्रा वाले टॉपिक्स को देखो कि इस पार्टिकुलर सेक्शन से तुम्हारे पेपर में जो 50 क्वेश्चंस आते हैं वो तुम करने के लिए समर्थ हो भी या नहीं हो, या सिर्फ तुम्हें किसी ने बोल दिया है या तुमने ये मान लिया है कि तुम्हारा अलजेब्रा अच्छा है। तो अगर तुम इस तरह से अपने आप को प्लान करके मूव कराते हो तो तुम्हें एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिरी 20 दिन में, अगर मान लो कोई बच्चा आखिरी 30 दिन में ही पढ़ाई सभी स्टार्ट किया है, सो कॉल्ड जो बच्चे भी प्लस टू से बाहर निकले हैं, तो उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छा है। और जो बच्चे ऑलमोस्ट अपना 1 साल लगा चुके हैं या उनका जिनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है, तो उनको अब तक इस चीज के बारे में आइडिया अच्छी तरह से हो गया होगा कि एनडीए के पेपर में कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज रखता है और वो खुद किस टॉपिक में ज्यादा अच्छे हैं, किस टॉपिक में ज्यादा बुरे हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, तुम अपना एक फॉर्मूला का बुक जरूर बनाओ। ये बात सुनने में छोटी लगती है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे फॉर्मूलाज भूलने लगते हैं। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला की बुक नहीं बनानी, फॉर्मूला की कॉपी नहीं बनानी है, उसको एक रेगुलर इंटरवल में रिवीजन भी करते रहना है। और ये जो रिवीजन का बेस्ट टाइमिंग्स होता है वो होता है रात में सोने से पहले। एक हैबिट बना लो कि रात में 11 बजे तक, अब देखो ये कुछ बातें जो मैं बोलने जा रहा हूं वो तुम्हें अजीब सी लग सकती है, बट मेरा मानना यह है कि अगर तुम अपने स्लीप साइकिल के साथ में खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा साथ नहीं देगा। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड थका हुआ है, तुम्हारा बॉडी थका हुआ है, उसको एक एडिक्वेट स्लिप नहीं मिल रही है, तो फिर वो ब्रेन जो है ना वो फंक्शनिंग सही से नहीं करेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि तुम्हारा ब्रेन बॉडी के साथ में वेल ट्यून्ड होकर वर्क करे। अभी मैं आज ही एक बच्चे के साथ में डील कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। वो अपनी प्रॉब्लम मुझे आज ये बता रहा था क्योंकि उसको मैंने क्लास में सोते हुए देख लिया। वो फ्रंट बेंच में बैठ के उसको नींद की झपकियां आ रही थी, तो मैंने उसको पर्सनली बुलाया और पूछा तुझे प्रॉब्लम क्या है कि मैथ्स की क्लास में तुझे नींद आ कैसे सकती है। क्योंकि जो मेरे पढ़ाने का तरीका है उसमें चाहे बच्चा फ्रंट बेंच में बैठा हो या बैक बेंच में, मैं सोना अलाउड नहीं करता ना ही मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि वो आदमी सो सके क्लास के अंदर में। तो जब मैंने उसको पूछा, तो जब मैंने उसका टाइम टेबल सुना तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि उसके टाइम टेबल में जो उसने अपने सोने का टाइम रखा था वो बहुत कम रखा था। आई थिंक हार्डली वो 3 या 4 घंटे सोने की बात कर रहा था। तो मैं ये सबको कहना चाहूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू कि तुम अपने स्लीपिंग आवर्स, लेट नाइट स्टडी करने का कोई मतलब नहीं होता है। तुमने एक कहावत सुनी होगी इंग्लिश में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि अगर तुम रात को देर तक पढ़ रहे हो ये कह के कि रात को बड़ी शांति होती है आसपास तो मैं ज्यादा फोकस कर सकता हूं, तो ये झूठ तुम सिर्फ दुनिया को नहीं बोल रहे, तुम अपने आप को भी ये झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट टाइम पढ़ने का होता है वो मॉर्निंग आवर्स ही होता है। तो तुम अपने टाइम टेबल को कुछ ऐसा बनाओ कि रात को 11 बजे तक सोने चले जाओ और सुबह 6 बजे तक उठ जाओ, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में भी शांति रहती है और उस समय तुम्हारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग करता है क्योंकि वो थका हुआ नहीं होता। तो अगर तुम अगले 1 महीने के लिए अपने स्लॉट को ये बना लेते हो 11 PM टू 6 AM, तो डेफिनेटली एग्जाम के दिन तुम मुझे याद करोगे और तुम ये भी बोलोगे कि सर आपकी ये जो पार्टिकुलर एडवाइस थी जो कि बाकी सारे टीचर से अलग थी, ये मुझे बहुत काम आई। तुम इस बाकी स्लॉट के अंदर में तुम्हारे पास में अभी भी 19 घंटे हैं, तुम अगर इस 19 घंटे में से अपने 6 to 8 आवर्स भी एनडीए की प्रिपरेशन के लिए लगाते हो तो तुम्हें क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते तुमने 11-12 में ढंग से पढ़ाई की है। तो फॉर्मूला बुक की जो मैं बात कर रहा हूं ये रात में सोने से ठीक आधा घंटा पहले 10:30 PM टू 11 PM तुम्हें इस फॉर्मूला बुक की एक क्विक रिवीजन करनी है और ये फॉर्मूला बुक तुम्हें खुद बनाना है। और मॉर्निंग में जब तुम उठते हो 6 AM को, तो कम से कम उठने के आधा घंटे के बाद 6:30 टू 7 अगेन रिपीट द साइकिल। ये तुमको फिर से ये काम करना है कि यू आर रिवाइजिंग द फॉर्मूला।
और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं डेफिनेटली तुमको गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे पेपर में, सपोज मैं एनडीए की अगर बात कर रहा हूं 120 क्वेश्चन, और अगर मैं सीडीएस की बात कर रहा हूं 100 क्वेश्चन, तो तुम्हारे पेपर के एनडीए के अंदर में आउट ऑफ 120 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे होते हैं। तुम इसको 25 तक भी ले जा सकते हो। 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे होंगे, जो कि इस तरह से अगर तुम अपने आप को मेंटेन कर पाए तो इन 20 से 25 क्वेश्चन के लिए तुम 100% श्योर हो सकते हो। और यही रेशियो अगर मैं सीडीएस के अंदर बात करूं तो यहां पे तुमको 10 to 15 क्वेश्चंस करने में ये बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। मतलब तुम ये श्योर होके जाओ कि अगर तुमने ये चीज को फॉलो कर लिया, जो कि मेरा फॉर्मूला नंबर 4 है, कि फॉर्मूला बुक को बना के खुद से उसकी रिवीजन अगर एक रेगुलर इंटरवल में तुम डेली बेसिस पे करते रहो इस स्लॉट में, और अपने स्लीपिंग आवर्स को इतना रखते हो, तो तुम्हें इन नंबर ऑफ क्वेश्चन से तो कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब ये तो ऐसा है कि अगर तुमने ये फॉलो कर लिया तो इतने क्वेश्चंस तो तुम्हें करने ही करने हैं। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट मेरा होता है कि तुम बॉडी के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो। तुम्हारे यहां पे एक और हिंदी का कहावत मुझे याद आ रहा है कि स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का निवास हो सकता है। अब ये स्वस्थ तन क्या होता है? एक हेल्दी माइंड जो होता है वो एक हेल्दी बॉडी के अंदर में ही पाया जाता है। तो ये हेल्दी माइंड तुम लाओगे कैसे? हेल्दी माइंड लाने के लिए तुम्हारा जो फूड इंटेक होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। मैंने बच्चों को देखा है यहाँ पे कोचिंग के पीरियड के ब्रेक के अंदर में वो बाहर जाके कभी चिप्स खा रहे हैं, कभी चाय पी के आ जा रहे हैं, कभी अब समझ जाओ क्या करके आ जा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि सर ऐसा करके हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। बट दैट इज टेम्पररी रिलीफ जो कि तुम अपने आप को दे रहे हो। इससे तुम्हारा इन लॉन्ग रन कोई फायदा नहीं हो रहा है। फूड इंटेक जिससे कि तुम अपने माइंड को हेल्दी और एक्टिव बना सकते हो, दैट इज ओनली प्रोवाइडेड बाय फ्रूट्स इंटेक। तुम इन आखिरी 1 महीने में अपने फ्रूट्स इंटेक जो है वो बढ़ा दो। तुम्हें क्लाइमेटिक सर्जेस, क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में पता ही है। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेक अ लॉट ऑफ फ्रूट्स। इससे तुम्हारा दिमाग जो है वो और तेजी से दौड़ेगा। देखो, अपने स्लीपिंग आवर्स को, अपने फूड इनटेक को प्रॉपर करने से तुम्हारा दिमाग अपने आप ही पॉजिटिविटी की तरफ भागेगा और माइंड जो है वो अलर्ट होके पढ़ाई में लगेगा। बट तुम अभी क्या कर रहे हो? ठीक इसका उल्टा सब कुछ कर रहे हो। ना तो तुम्हारे सोने उठने का कोई टाइम फिक्स है, ना तुम्हारे खाने पीने का कोई टाइम फिक्स है। अब जब तुमने ये दोनों चीजें ही खराब कर ली तो तुम क्या सोच के बैठे हो कि किस तरह से तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा? क्योंकि ये जो चीजें तुम खाते हो या ये जो स्लीपिंग आवर्स को तुमने बिगाड़ा हुआ है, तो इससे तुम्हारे माइंड और बॉडी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, और जहां पे तुम्हें पॉजिटिव होने की जरूरत है तुम और नेगेटिविटी की तरफ मूव करने लगते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सको तो तुम्हारे लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। और यही बात मैंने तुम लोगों को बोली थी स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो में कि कुछ बातें मैं तुम्हें जरूर ऐसी बताऊंगा जो कि कहीं और नहीं हो रही है। वहां पे वो तुम्हें रिवीजन करवा रहे हैं, वो तुम्हें ये बोल रहे हैं कि पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, पेपर को इस तरह से करो उस तरह से करो। अरे तुम पेपर हॉल तक ढंग से पहुंच पाओगे फिजिकली, मेंटली, तब तो ये सब काम कर पाओगे। तुम ये लास्ट के मोमेंट में अगर अपने आप को इन 5 चीजों के साथ में ठीक ठाक नहीं कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें पेपर हॉल में तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों ही कोऑपरेट नहीं करने वाले। तो ये जो 5 चीजें मैंने इस पार्टिकुलर सेशन में बताई है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको एक साथ ही बहुत सारी बातें बोल दूं जिससे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और अल्टीमेटली तुम ये डिसाइड करो कि यार ये एक बोरिंग सा वीडियो था जिसके एंड में हमें जो भी सीखने को मिला वो हमने कुछ करना नहीं है। मेरी बात मान के चलो कि तुम पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई करने के लिए जो एनर्जी, जो पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ माइंड चाहिए वो तभी हो सकता है जब इन सब बातों का तुम ध्यान रखो। अगर तुम इन सब बातों का ध्यान ना रखते हुए ये सारी काम कर रहे हो, अभी तो मैंने एक पॉइंट और कवर करना है, 6th पॉइंट होगा और वो आखिरी पॉइंट होगा, तुम अपने आप को सोशल मीडिया से जितना दूर रख सकते हो तुम्हारे लिए अच्छा है। दैट इज सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इस समय इन्हीं सब चीजों का हो रहा है। तुम घंटों मोबाइल के अंदर में घुसे पड़े हो, तुम्हें लग रहा है कि मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया है। ये तुम्हें सबसे पहले बंद करना है, क्योंकि मोबाइल को जब तुम देखते हो या 6-6 घंटा क्लासेस देख रहे हो किसी टीचर का, ये सोच के कि मुझे एट द एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उस 6 घंटे के अगर 2 या ढाई घंटे को
सेल्फ स्टडी में तुम लगाओगे तो तुम उससे ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि इन 6 घंटे के अंदर में क्या चल रहा है ये तुम तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक कि तुम एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे नहीं। वहां पे बैठने के बाद तुम्हें ये चीज समझ में आने लगेगी कि यार 6 घंटे मैंने वेस्ट किए थे, अगर मैं उन 6 घंटे के 2 घंटे को उन्हीं चीजों को खुद से पढ़ने में लगा देता तो शायद मैं आज रिग्रेट यहां बैठ के नहीं कर रहा होता। तो सेल्फ स्टडी सबसे पहली चीज होती है, सेल्फ रिवीजन। दूसरा, फॉर्मूला बुक को बनाओ, उसकी रिवीजन करो। पीवाईक्यूज को स्टडी करना है टू नो द करंट पैटर्न। ये स्टेप मैंने उन बच्चों के लिए बोला है जिनको एक्चुअली एनडीए सीडीएस के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अपने सोने उठने का टाइमिंग्स फिक्स करो। खान पान के बारे में सोचो कि तुम क्या खा रहे हो, क्योंकि जो तुम खाओगे तुम उस तरह से सोचोगे। तो फूड इंटेक की रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। और ये जो आखिरी पॉइंट मैंने बोला है कि डिस्ट्रैक्शन से बचो, मोबाइल्स से जितना दूर रह सको रहो, क्योंकि ये वो चीज है जो तुम्हें अंदर ही अंदर मारे जा रही है और तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इन सब बातों के साथ में इस सेशन को मैं यहां खत्म करता हूं। मैं कल फिर आऊंगा कुछ फाइनल पॉइंट्स को लेके, वहां पे मैं स्पेसिफिकली टेक्निकल बातें करूंगा। ये तो आज मैंने तुम लोग को अपना टेक केयर करने की बात बताई है। जब ये आखिरी 20 दिन बचे हैं तो तुम अपना टेक केयर कितने अच्छी तरीके से कर सकते हो उसके बारे में मैंने बताया है। अब अगले सेशन में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी है इन आखिरी 20 दिन के अंदर में। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और अगर कोई बात तुम्हें ऑब्जेक्शनेबल लगती है तो आई एम फ्री टू गेट एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ और नॉलेज चाहिए, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इन 20 दिनों में हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ मैं बता सकूं एनडीए और सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड, लेकिन उसके लिए तुम्हारी तरफ से भी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं, मेरे ख्याल से ये 15 मिनट तक हो गया होगा, उतना काफ़ी है। उतने देर के लिए तुम ये डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो सो दैट यू कैन लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम मी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कल मिलते हैं फिर से एक बार।